नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह नक्सल आधारित कार्यक्रम है और इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, देखा गया है कि देश के विकास में कहीं ना कहीं हम सब योगदान देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन्हीं भटकाव के कारण वो देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि वो मुख्य धारा में वापस लौटना भी चाहते हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीआरपीएफ कमांडेंट मुन्ना सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं नक्सलवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इस 70 के दशक में देश में ये आंदोलन चला और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चला। खासकर जो है कि गैर बराबरी वाली जो चीज़ थी, ज़मीन के बंटवारों को लेकर के चला। और इसमें इस आंदोलन को हवा देने के लिए बहुत सारे इसमें फिलॉसफिकल चीज़ें डाली गई, बहुत सारे वाद डाले गए, लेकिन कहीं से उचित नहीं है। और भटके हुए जो लोग थे, जैसा कि आपने शुरुआती दौर में ही जो बताया, शुरुआती सेंटेंस में ही, कि जो भटके हुए लोग थे, क्योंकि देश विकास की तरफ बढ़ रही थी। आज से 40-50 साल पहले जो हालत थी, हम लोग उतने समृद्ध भी नहीं थे, तो विकास की धारा सब जगह पहुँच पाना एक साथ शायद मुश्किल रहा होगा उस समय के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, चाहे हमारी आम जनता के लिए, हमारे सरकारी अधिकारियों के लिए। तो उस चीज़ का एक फ़ायदा उठाते हुए जो गलत लोग थे कि भाई इस चीज़ को और तूल दिया जाए, लोगों के बीच में इसको प्रचारित किया जाए गलत ढंग से, और कुछ लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। बिहार में भी उसी दशक में शुरुआत होती है। शुरुआत एक्चुअली मुख्यतः जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में मुसरी एक जगह है, वहाँ से शुरू होता है, जो ऐतिहासिक तथ्य के रूप में आप नोट करेंगे तो बिहार में आप देखेंगे मूलतः 4 जंगल क्षेत्र हैं। एक वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है जो बेतिया वेस्ट चंपारण में पड़ता है, रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र है, एक गया औरंगाबाद में चकरबंधा का क्षेत्र है, और जमुई लखीसराय मुंगेर वाले इलाके में भीम बांध का क्षेत्र है। तो जंगल के जो इनएक्सेसिबल बोलते हैं, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो, उन क्षेत्रों को इन लोगों ने अपनी आश्रय स्थली बनाया और वहाँ से ये इस तरह की जो वारदात अपने लोगों को धमकाने का, सरकारी सत्ता पे काबिज करने का जो इनका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि एक असंभव चीज़ है। हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा हमारा फोर्स है, उसको काबिज तो कभी नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो छोटे छोटे वारदात करके लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, उस तरह से सरकार की सारी व्यवस्था को ये लोग ध्वस्त करने का प्रयास करते रहे। और बहुत हद तक इनकी सफलता इस चीज़ में हुई कि कुछ एरिया उनके नाम पर हम लोग जो विकास की जो गति होनी चाहिए तो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, क्योंकि स्कूल को उड़ा दिए। अब स्कूल बनाने के लिए जिस देश में इतने संसाधन जुटाए जाते हैं, एक दुरूह क्षेत्र में एक स्कूल बनता है, फिर उड़ा दिया जाता है, फिर उसका एक बजट बनेगा, उसकी एक तैयारी होगी, और सिर्फ स्कूल उड़ा देने से एक बिल्डिंग ही नहीं उड़ता है, एक साइकोलॉजिकल चेंज भी आप देखें वो आएगा। अगली बार जो मास्टर साहब की वहाँ पोस्टिंग होगी वो जाने से वहाँ डरेगा, कोई विद्यार्थी वहाँ जाने से डरेगा। तो आपने एक सिस्टम को एक तरह से एक ऐसा झटका, एक ऐसा धक्का दिया जो काफ़ी पीछे चला जाता है। तो अक्सर ये लोग यही काम करते रहे। जो विकास की जो प्रक्रिया है, रोड पुल पुलिया बना उसको उड़ा दिए, पंचायत भवन को उड़ा दिए। बड़ी मुश्किल से सरकार ने कुछ संसाधन जुटाए तो एक क्षेत्र के लिए ये सब चीज़ें बना पाते हैं, जो कि विकास के लिए एक सहायक, उस विकास की अगर आश्रय स्थली कही जाए तो वो एक बनता है कि ग्राम का पंचायत भवन है, वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा, फिर धीरे धीरे और बड़ी चीज़ें भी बनती है वहाँ पर। उसके माध्यम से लोग जब पढ़े लिखेंगे तो कुछ कहीं पर थिएटर का बात होगा, कहीं पर स्पोर्ट्स के स्टेडियम की बात होगी, वहाँ हम पहुँचे, चाहे आगे बढ़ने की सोचे। उससे पहले इनके कारण ये बहुत बड़ी एक मुसीबत रही, लेकिन ईश्वर की कृपा कहे, हम लोग का सबका प्रयास कहे, समाज का पूरा प्रयास कहे, आज के डेट में बिहार में नगण्य हालत में लोग बचे हैं और तकरीबन देश में भी हालत इनकी बहुत ही पतली है। और जितना जल्दी हो आप देखेंगे कि ये खत्म हो जाएगा और विकास की गति अपनी अविरल धारा इसकी जो बहनी है वो बहेगी। सर, क्या हम नक्सलवाद को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या के तौर पे देख सकते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या है? इसको लेकर आपका क्या कहना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कारण है तकरीबन हर चीज़ में होता है। कहीं कुछ बनना हो, कहीं कुछ बिगड़ना हो, कहीं कुछ होना हो। अब हम कोई एक बड़ा आयोजन करना चाहेंगे, अर्थ ही नहीं होगा तो कैसे होगा? हमारी राजनीतिक मंशा ही नहीं होगी तो कैसे होगा? समाज उसके लिए तैयार ही नहीं होगा तो कैसे होगा? ये हर जगह है, अच्छा काम हो या बुरा काम, उसके कारण तो होते ही होते हैं, उसके अलावा भी कई कारण होते हैं। तो ये तो है अर्थ का जो इनकी मांग थी, जिस विचारधारा से लोग माओ की उसकी विचारधारा से आते हैं कि भाई एक रॉबिन हुड वाली चीज़ें जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, उस तरह की चीज़ कि हाँ जो आदमी जिसके पास है उससे लूट करके हम गरीबों में बांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने।
गरीबों का भी शोषण किया, सरकारी तंत्र का भी शोषण किया। उस नाम पे बहुत सारे जो है हमारे फोर्स के जो साथी है, पुलिस के साथी हैं, वो निपटने में काफ़ी लोग शहीद हुए। विकास की प्रक्रिया बाधित हुई सो हुई ही। सड़क वहाँ बहुत मुश्किल से पहुँच पाई है, अब सभी जगह पे सड़क पहुँच पाई है। और जो भी ये बात मैं पहले कह रहा था कि विकास के लिए जो मानक होते हैं वो पहुँच पाए वहाँ पर। तो अर्थ हम कहीं से जुटाते हैं सरकार कहाँ से अर्थ जुटाती है? कोई टैक्स से जुटाती है। उस तरह के जो पैसे हैं वो पैसा असीमित नहीं होता है, हर किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए मार्क होता है। अब एक जो अर्थ जुटाया गया, एक समाज हमारा तैयार हुआ, एक राजनीतिक मंशा बनी कि वहाँ विकास करेंगे, उसको आपने एक बार बाधित कर दिया तो हो सकता है कि 5 ईयर प्लान का जिस समय अब तो खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया, 5 साल के लिए तो बाधित हो ही जाएगा। जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो उसका मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट पड़ा, वो हो सकता है कई सालों के लिए बाधित हो जाएगा। जैसे कोई जगह जो मतलब जिन जगहों का हम नाम ले रहे हैं जंगलों का, आज भी हम किसी को बोले कि नहीं बहुत अच्छा हो गया, वहाँ एक पार्क है, चाहे वहाँ घूमने जाओ, तो आदमी थोड़ा सा हम करके जाएगा। वो धीरे धीरे वो बनाना पड़ेगा। उतना पीछे तो हम चले ही क्या जी। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको अब और तेज़ी से बढ़ना होगा। राजनीतिक मंशा भी और तेज होनी चाहिए। हमारे अर्थतंत्र का जो है उसका जो है किस तरह से मार्क करने का, जमा करने का वो तंत्र जो लोग कमांड करते हैं, हम तो उसमें नहीं कुछ बता सकते हैं, उसको और तेज़ करना होगा। हमारा समाज को तैयार होना होगा कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, इतने सालों तक हम लोग गलत दिशा में चल के कहीं नहीं पहुँचे। सही दिशा क्या है कि जो हमारी व्यवस्था के साथ हमारे बच्चे पढ़े, हमें दवाई मिले, जो रोटी कपड़ा और मकान, पढ़ाई दवाई की जो बात होती है, विकास के लिए तो सबसे बड़ी मतलब एक नींव भी बनेगी, एक लॉन्चिंग पैड भी बनेगा, तो इतना तो ज़रूरी है। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। आप देखें छोटे छोटे देश हैं यूरोपियन देशों में, उनके पास कितने नोबेल प्राइज़ है साहित्य के, जो भी कला संबंधी चीज़ें हैं उसके कितने सारे जो है वहाँ के अच्छे लोग हैं। स्पोर्ट्स में आप देखें कितना आगे। तो आगे कोई पावरफुल देश है, जो मजबूत देश है, वो इन सब चीज़ों मानकों पे आता है। हम अब रोजी रोटी की ही बात करते रह जाए, पढ़ाई दवाई की ही बात करते रह जाए, कपड़ा मकान की ही बात करते रह जाएंगे, तो हम उनसे कैसे कम्पीट करेंगे? हम लोग आजकल आज सुनते होंगे हर जगह पेपर में कहीं चाहता विश्व गुरु बनने की बात हो रही है। भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत जो संरचना है पहले तैयार हो जाए, मूलभूत हमारा समाज तैयार हो जाए, सारे लोग पढ़े लिखे हो जाए। अभी तो साक्षरता की हम लोग बात कर रहे हैं, साक्षरता के आगे की भी चीज़ है। साक्षरता से आगे अब तो कंप्यूटर लिटरेसी की बात चलने लगी। अब साक्षर है सिर्फ वही बहुत नहीं है, कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। साक्षरता के साथ आप ज्ञान विज्ञान जो है वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ क ख लिख देना, अभी साक्षरता के मानक तो बहुत साधारण है कि पढ़ लिख सके आदमी, उस मानक पे हम लोग अभी तक सबको नहीं पहुंचा पाए। ये हमारे लिए, हमारे पूरे समाज को उसके लिए तैयार होना होगा। एक जो बात है जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग भाई अंग्रेजों द्वारा शासित रहे, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़े, तकरीबन सब लोग लड़ा, सबका परिवार में हम आप नहीं थे लेकिन हमारे पूर्वज लड़े। हम उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बड़े हुए हैं, उसको पढ़ते हुए बड़े हुए, उसको जानते हुए बड़े हुए। तो अंग्रेजी सरकार को दोष देने की हमारी आदत थी कि सरकार कुछ नहीं करती है। अब संविधान जो बना, संविधान का प्रियम्बुल जो है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी में लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हम भारत के लोग। ये सरकार, ये संविधान, ये देश, यहाँ की माटी, यहाँ का ये पेड़ पौधा, यहाँ के लोग, यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ का अर्थ, राजनीति, संस्कृति, संस्कार हम सब का है। हम ही सरकार है। सरकार कोई एक आदमी, कोई मुख्यमंत्री सरकार है, गवर्नर साहब सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री साहब सरकार है, या कोई थानेदार सरकार है, या बीडीओ सरकार है, या डीएम सरकार है, वो सरकार नहीं। उन्हें एक काम दिया गया है जो इस व्यवस्था का पार्ट है। गाड़ी में आप गाड़ी को अलग करेंगे, गाड़ी कौन सा? बोनट तो गाड़ी नहीं है, इंजन तो गाड़ी नहीं है, चक्का तो गाड़ी नहीं है, कितने पुर्जे हैं उसमें। तो वैसे ही किसी भी तंत्र के बहुत सारे पुर्जे होते हैं, वो सारे पुर्जे ठीक चलने चाहिए। हम एक पुर्जे हैं, आप एक पुर्जे हैं। तो जिस दिन हम लोग ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग वाली बात को समझेंगे, हम जब सरकार को इस तरह के उस स्तर पे जब हम आएंगे तो हम सरकार को दोष देना छोड़ देंगे, हम कुछ करेंगे। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुने होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सरकारी तंत्र की जहाँ तक बात हो, कितना मदद कर रहा है? कहाँ हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप उतनी उस स्तर पे सफल हो पा रहा है? जो सिविल जागृति जिसकी बात करते हैं, नागरिकों में जो जागृति होनी चाहिए, वो जागृति जब आएगी तो अपने आप सब चीज़ें होने लगती हैं। उन चीज़ों के प्रति हमें जाना है, किसी को दोष देने की बात नहीं। किसको दोष दे रहे हैं? सरकार 5 साल के लिए बनती है, वो फिर हट जाते हैं,
अगर उसको आप एलिट मान रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ा कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा अफसर है, वो बहुत बड़ा एलिट है, तो कल आपके साथ फिर आ जाता है, आम जनता में से जाता है, आम जनता में शामिल हो जाता है। तो आम जनता के वो पार्ट है। एक निहित ड्यूटी के लिए फोकस्ड काम जो है, जैसे कोई कैमरामैन का काम कर रहा है, आप कोई लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग अपना कुछ फोर्स का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं, सबका एक काम निहित है। लेकिन सब लोग सम्मिलित रूप से हम लोग सरकार है, सब लोग सम्मिलित रूप से देश है। ये देश इस तरह से जब सोचेंगे तो हम लोग इसको और बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे, इसको अपनाएंगे। हमको वी हैव टू ओन दिस कि नहीं ये हमारा देश है, हम ही इसके सरकार हैं, हम ही किसी को चुन करके वहाँ बैठा है, एक काम के लिए उसको बैठा है, हम उसको हटा भी सकते हैं। वोट है भाई, डेमोक्रेसी है, वो आदमी सही काम नहीं करेगा उसको हटा सकते हैं। सरकार के तंत्र में हम अफसर हैं, हम गलत काम करेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हम जेल जा सकते हैं। कोई और गलत काम करेगा उसको जो भी कानून में जो व्यवस्था उसके मुताबिक उसको फांसी देने की व्यवस्था होगी, फांसी तक दी जाएगी, जो व्यवस्था कानून उसके लिए कहता है। तो ऐसा थोड़ी कि गलत करके कोई हमें दिखता है, हम लोग कुछ कहानियों पे ज़्यादा चलते हैं, वो गलत करके कोई सफल हो गया तो सफल ऐसा नहीं है, टेम्पोरली हो सकता है। लेकिन इस व्यवस्था के सुदृढ़ता पे, इस व्यवस्था के जो इसके अंतर्निहित जो पावर है, उस शक्ति पे हमें भरोसा रखना चाहिए। और हमें वो संविधान का पहला लाइन हमारे दिमाग में बार बार मंत्र की तरह होना चाहिए, हम सरकार हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग सब कुछ हैं, हम ही लोग मिल करके कुछ करेंगे। इसलिए हमको आपको हाथ बढ़ाना है, 2 और 2 मिल के 22 बने हम लोग, 4 तो कम से कम बने ही मैथमेटिकली, तब आगे बढ़ेगा। 2 और 2 मिल करके 0 हो गए, कुछ ऐसा हम लोग गलत काम करके 4 लोग मिल करके कि जो व्यवस्था जो बनी हुई उसको भी नीचे ले गए। और इस काम के लिए आप ये राजनीतिक और इस व्यवस्था से थोड़ी अलग जो है मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम सब ने मिलकर प्रकृति का किस तरह से नाश कर दिया। जल और वायु जो शब्द है, जल के सारे स्रोत हम लोग धीरे धीरे खत्म कर दिए या उसको इतना प्रदूषित कर दिए कि हमारे उपयोग के लायक नहीं रह गए। गंगा हमारी पवित्रतम नदी, गंगा के पानी में आज हम लोग गंगा किनारे बैठे हुए हैं, बहुत लोग उसमें नहाना नहीं प्रीफर करेंगे, डायरेक्ट उसका पानी लेना तो नहीं प्रीफर करेंगे, जिसको अमृत मानते थे, हम गाना गाते थे, पूजन करते थे। जिन पेड़ पौधों से हमें वायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उसका हम लोग धीरे धीरे नाश करते गए, विकास के नाम पर, किसी और नाम पर बेवजह भी स्मगलिंग करने के लिए लकड़ी का हम लोग नाश करते गए और उसकी हानि हम लोग भुगत रहे। तो हमें इस सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ से सम्मिलित होकर के हम कुछ अच्छा काम करके, सम्मिलित होकर के गलत काम करें तो फिर वही नक्सल वाला गैंग हो गया, क्रिमिनल का गैंग हो गया, फिर अच्छा कहाँ हुआ। हम आप 2 आदमी मिल करके गलत काम भी तो और मजबूती से कर पाएंगे ना। शायद अकेला कोई आदमी जो गलत काम करे, गैंग होगा तो और बड़ा गलत काम करेगा। तो गलत की तरफ सोचे, ऐसे संस्कार बने हमारे लिए, वो संस्कार जिस दिन हमारे पास आएगा, हमारी अच्छी खासी देश बहुत बढ़िया चल रहा है, शायद उसी दिन भी सुधरू बन जाएगा। वो संस्कार लाना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो सरकार की इतनी कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद नक्सलवाद की जो अभी स्थिति है, परिदृश्य अगर अभी वर्तमान की देखी जाए तो काफ़ी हद तक कम हुआ है पहले की अपेक्षा। अगर हम तुलना करें तो सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी कोशिश की है और जो इस आंदोलन से जो ये नक्सलवाद है इससे हमें काफ़ी हद तक जो है आराम मिला है। इस जो आंदोलन होते थे, लोगों को परेशानियां होती थी, उससे निजात मिली है। सरकार के जो तंत्र है उसका भी मैं एक भाग हूँ, उस लिहाज से भी और एक आम जनता के लिहाज से मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पहले भी सेंटेंस में बात में बोला था कि तकरीबन नगण्य है, वो प्रयास बहुत हद तक सफल रहा है। रैदर मैं कह सकूँ, अगर मेरी बात में इतनी दम हो तो मैं कहूँगा पूर्णतः सफल रहा है। नक्सलवाद बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, ख़त्म हो चुका है, बस लास्ट जो कुछ चीज़ें होती है उसको करने की चीज़ है। फिर मैं जो बात मैं पहले कह रहा था उसको मैं रिपीट करते हुए बोलूँगा, सिर्फ सरकार का ही प्रयास नहीं है, या सरकार कौन है, सब आदमी ने प्रयास किया है, समाज उसके लिए तैयार हुआ है तो नक्सलवाद खत्म हुआ है। नक्सलवाद खत्म की तरफ जा रहा है, तब हम डिक्लेयर करेंगे जिन क्षेत्रों को हम नक्सलवाद पीड़ित मान रहे हैं, जहाँ विकास की धारा सही नहीं पहुँच पाई, बाधित हो गई, उन जगहों का विकास उस लेवल पर आ जाए जो बाकी जगहों के तुलना में भी सही हो। आम जनता उस जगह को अपनाने लगे कि नहीं भाई, चकरबंधा के जंगलों में हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चकरबंधा के जंगल में अगर फॉरेस्ट अलाउ करती है, महुआ चुनना हो, लकड़ी काटना हो, चाहे लकड़ी लगाना हो, चाहे वहाँ कोई सरकार अपना कोई बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाती है, कोई ऐसा कोई एनिमल से रिलेटेड, जैसे टाइगर से रिलेटेड पार्क बन रहे हैं, अभी रोहतास कैमूर इलाके को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया वाल्मीकि के बाद, भीमबांध में भी कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा। चकरबंधा के भी जंगल में फॉरेस्ट वाले जो एक्सपर्ट होंगे, जिस रूप में यूज करना चाहें, बहुत सारे हैं, टाइगर सफारी वहाँ पे बना दे, कुछ ऐसा प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क बना दे, तो वो जो
84 लाख जीव जंतु जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, उन जीव जंतुओं के लिए भी एक बड़ा चीज़ होगा। कोई फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, बहुत तरह के फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है, जिससे उस इलाके के रहने वालों का भी उनका आर्थिक स्थिति अच्छा हो सकता है, उन चीज़ों पर जोर होगा। कोई जो पटना में पढ़ रहा हो, गया में पढ़ रहा हो, औरंगाबाद में पढ़ाई लिखाई कर रहा है या काम कर रहा है, किसी तरह की नौकरी कर रहा है, वो वहाँ घूमने के लिए, तफरीह करने के लिए, पिकनिक मनाने जाने लगे बेधड़क लीडर हो करके, तब हम लोग जो है और अच्छे से मुहर लगा दें। हमें जो काम दिया गया था उस काम में हमें, मतलब मैं पूरे सीआरपीएफ के पुलिस वालों के लिए कह रहा हूँ, चाहे जो लोग नक्सलवाद से निपट रहे थे, डायरेक्टली निपट तो सब लोग रहे थे, लेकिन हम लोग एकदम से डायरेक्ट फेस कर रहे थे कि हम गोली तक फेस कर रहे थे, हम लड़ रहे थे उनसे। हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग ब्लास्ट में घायल हुए, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग आज भी अस्पतालों में भर्ती है, कितने लोग अशक्त हो गए, अक्षम हो गए आजीवन, उनके घर परिवार के लिए बहुत बड़ी परेशानी हुई। तो उन चीज़ों से जो निपटते रहे हैं हम लोगों ने अपना काम, मैं तो कह सकता हूँ कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, जितना संभव था उतना अच्छा किया, तब इस स्थिति पर लाए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग विकास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो लोग आम समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके अवदान को भी कम नहीं आंका जा सकता है। और आज ये स्थिति आई है, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, अगर आम जनता से मुझे अपील करने की भी बात हो तो अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो इसको सामान्य स्थिति में लाया जाए। हमने जो काम किए हैं, जो हमने जो प्रयास किए हैं, और हाल के दिनों में हम लोगों ने जो प्रयास किया है, उसके बारे में आप बताएंगे तो ड्यू कोर्स हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, समय होगा तो आपके वार्तालाप में। सर, नक्सलवाद जो शब्द है वो कैसे बना, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे जो प्रयास आप लोगों के द्वारा, मैं चाहूँगा कितना मुश्किल, वो बताइए कितना मुश्किल हुआ करता था, कितनी चुनौतियों का सामना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जब आप ऐसे आंदोलन को रोकने में आगे आते थे, तो क्या परेशानियाँ, क्या कठिनाइयाँ, कैसी चुनौती होती थी आप लोगों के लिए? कठिनाई की जहाँ तक बात है, वो न्यूटन वाली जो इनर्शिया का लॉ है, उस तरह की चीज़ है। हम सहजतापूर्वक अपने कार्यालय में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, चाहे बिस्तर में लेटे हैं, तो वहाँ से कोई उठाएगा भी तो भी एक कठिनाई है। तो कठिनाई बड़ा वेग सा शब्द है कि उसमें कितनी कठिनाई हुई। हम तो भर्ती होते हैं कठिनाई के भुगतने के लिए, जो भी वर्दीधारी आदमी है वो मान करके चलता है। उस लिहाज से कहेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमारी ड्यूटी का एक पार्ट है। लेकिन कठिनाई फिर भी होती है। आदमी बिस्तर पे सो रहा होता है, वो जंगल में, वो पहाड़ पत्थर पे सो रहा हो, उसमें बहुत दिक्कत होती है। और वहाँ रात में सोना या रात भर जगना या रात भर चलना या दिन भर चलना, इस गर्मी में, बरसात में, उस सर्दी में, और उससे इतर आपको अपने जान पे बनी हुई डर हमेशा लगा हुआ है कि हाँ किस ब्लास्ट में मैं घायल हो जाऊँगा यार, कहाँ से गोली लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी, जान से बड़ी तो और कुछ नहीं है। हमारे जो भी लोग हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, इस तरह के जो भी फोर्सेस उससे लड़ रहे हैं, उसके साथ ही हमेशा बना रहता है। इस कठिनाई का डेफिनेशन जो है, चाहे इस पर एक बहुत लंबा चीज़ बताया जा सकता है, जो इसकी मत मान के चला जाए, कठिनाई तो होती है, और हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ कठिनाई है, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में करके हमारा जो टास्क है उसको कैसे पूरा करें। टास्क अक्सर क्या होता है, कहीं से खबर आएगी जंगल के किसी कोने में, किसी जगह पे नक्सलों का एक ग्रुप है, हम जाते हैं उससे निपटने के लिए। सरकार के नियम के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कुछ सरेंडर कर दें, हम उसमें आ जाएं। अक्सर वो करते हैं कि भाई या तो रास्ते में कोई बारूदी सुरंग बिछा देते हैं, या हम पर फायर करते हैं कि हमें मारने के चक्कर में कि इनको मार करके भगा दो। उस प्रक्रिया में जैसी भी लड़ाई होगी, लड़ाई में कभी हम जीतते हैं, कभी हमारे आदमी घायल होते हैं, शहीद होकर के हम वापस आते हैं। इस प्रक्रिया से सिर्फ बैटल को नहीं जीता जा सकता है। अब नक्सलवाद कैसे, उसका तैयारी कैसे होता है, कहीं ना कहीं से वो पैसा लाता है, गैर सरकारी तरीके से। उस पैसा लाने के तंत्र को तोड़ना होगा ताकि उसका एक रास्ता जो है बंद हो। कोई ना कोई उसे खाना देता होगा वहाँ रहने के लिए, उस तंत्र को तोड़ा जाए। वो बीमार पड़ता होगा तो कोई ना कोई उसको दवाई ला के देता होगा, उस तंत्र को तोड़ा जाए। उसके रीढ़ को तोड़ने के लिए उसके जो सारे तंत्र हैं, जिन जिन जगहों से, जिन जिन रास्तों से वो इकट्ठा कर रहा है, उसको तोड़ने के लिए समाज का हर अंग को लगना पड़ेगा, तभी वो टूटेगा, तभी वो कमज़ोर पड़ेगा, सरेंडर करने के लिए आएगा, तभी वो आम धारा में। साथ ही साथ उसको पॉजिटिव चीज़ भी बताया जाए कि नहीं भाई, सरकार तुम्हारे खिलाफ में नहीं, आम जनता के खिलाफ कोई भी सरकार नहीं। आम जनता जो है पढ़े लिखे, अपना जिसकी जो स्थिति है, जो जिस तरह के योग्य होगा, उसको अपनी योग्यता के मुताबिक सरकार में कहीं ना कहीं उसको जगह दी जाएगी। जो नहीं रोज़गार पा पाते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। हर तरह के लोगों के लिए आजकल कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार के बहुत सारे स्कीम है। वृद्ध आदमी के लिए वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा के लिए विधवा का पेंशन है, बच्चों को पढ़ने के लिए, साइकिल के लिए, बस्ता के लिए, ड्रेस के लिए, सब चीज़ के लिए मिलता है। फिर हम उधर कहाँ जा रहे हैं?
कौन सी लड़ाई में जा रहे हैं। नक्सलवाद से लोगों को एक क्षणिक फायदा एक चीज़ दिखता था, वो त्वरित जजमेंट देते हैं, कंगारू कोर्ट जिसको बोलते हैं, चाहे उनका जन अदालत होता था। भाई हर जगह ज़मीन का विवाद है, कुछ ना कुछ पड़ोसी से विवाद है, नक्सलों की जन अदालत में गए, उसी समय फैसला हो गया, इसको काट दो। लेकिन व्यवस्था उस तरह से नहीं चल सकती। हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था में दोनों पक्ष अपनी बात रखता है, दोनों पक्ष को सुनवाई करके एक जज होते हैं जो उसका जजमेंट देते हैं कि कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है, गलत है तो कितना गलत है, उस गलत के लिए कितनी सजा है। ये बातें वहाँ तो वो चीज़ नहीं है, सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन वो त्वरित फायदे के चक्कर में, चाहे त्वरित आकर्षण के चक्कर में जो लोग गए हैं, तो लोग उनके साथ ना जुड़े, और जो जुड़ गए हैं वो वहाँ से हट करके फिर आम जनता के साथ कैसे आ जाए, सही रास्ता जो अपना भटकाव छोड़ करके कैसे आ जाए। ये प्रयास जब सम्मिलित रूप से होता है तो ये धीरे धीरे नीचे जाना शुरू होता है। हम लोगों ने ये प्रयास सभी विभागों ने मिलकर के, जिन जिन विभाग का जो काम था, कहीं थोड़ा स्लो हुआ कई कारणों से, अभी जब तेजी उसकी गति मिली। आज के समय में ये चीज़ बता रहा हूँ का रिक्रूटमेंट असंभव है, रहने के आश्रय स्थली पर सब जगह हम लोग का कब्जा है। वो हम लोगों ने अपना कैंप बना दिया उन जगहों पे। हमारा आने जाने के रास्ते में फॉरेस्ट विभाग ने रास्ता बना दिया, जहाँ सिविल विभाग से बनना था वहाँ रास्ते बन रहे हैं या बन गए हैं। तो अब उनको दोबारा से फिर आने में बहुत दिक्कत होगी कि हमें बहुत कमज़ोर होना पड़ेगा, जो कि संभव तो नहीं दिखता है। हम और मजबूत ही होंगे तो नक्सलवाद का रिवाइवल बिहार में या कुछ ऐसा हो जाए ये मुश्किल है। ठीक है, आम क्रिमिनल वाले काम तो करेंगे, शहर में भी होता है वाइट कॉलर क्राइम जिसको कहते हैं, चाहे कुछ ना कुछ ऐसा जो काम करेंगे, लूटने का काम, डकैती का काम, चोरी का काम, क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि नक्सल एक्टिविटी जो होती थी, जो ग्रुप एक बना करके एक गैंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको बोलते हैं, वो हमें तो नहीं दिखता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी आज के समय में तकरीबन खत्म है। सर, आत्मसमर्पण नीति की बात की जाए तो जो लोग मुख्य धारा में जिनको वापस लाना है, जो नक्सलवाद आंदोलन में सम्मिलित हैं, तो किस तरह की प्रयास की जाती है, आत्मसमर्पण पर जो नीति है वो किस तरह से बनाई जाती है? आत्मसमर्पण नीति बहुत ही अच्छी है, मतलब कई केस उनके माफ़ कर दिए जाते हैं कुछ केसेस में ट्रायल होते हैं, जल्दी से ट्रायल किए जाते हैं, उनकी जो जितनी सज़ा होगी कम या ज़्यादा जो है। कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि जेल में भी, ओपन जेल है, उसमें अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, जिस लायक होंगे उसको ट्रेनिंग दे करके, ताकि वो रोज़गार पा सके और आम मुख्य धारा में शामिल हो जाए। कुछ पैसे भी इंसेंटिव के रूप में दिए जाते हैं। अभी हाल में जो ऐसा प्रयास चल रहा है कि सभी स्टेट के लिए एक बराबर वाली नीति बन जाए, वो काफ़ी आकर्षक है। उसके फिगर पे जाने की शायद यहाँ ज़रूरत है, न मैं जाना चाहूँगा। फिगर है, अट्रैक्टिव है फिगर, वो आकर्षक है। उसके तरफ जो आना चाहे, और उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रचारित करते हैं जिस क्षेत्र में नक्सलवाद है उस क्षेत्र में। तो जो लोग आत्मसमर्पण किए हैं, उनका जीवन स्तर, उनका पारिवारिक स्तर, अब घर परिवार कहीं छोड़ करके छुपा छुपा भागा फिर रहा, उसका भी कोई जीवन तो है नहीं। और कौन सी फिलॉसफी को लेकर के, किस चीज़ को लेकर के वो आंदोलन कर रहा है, उसे भी धीरे धीरे उससे अलग होता जाता है। दिखता है कि भाई अब इससे तो अटैचमेंट हटाओ यार, अनअटैच होना पड़ेगा, कि पता नहीं कौन सी फिलॉसफी है, कहाँ की माओ की कौन सी फिलॉसफी है कि पावर गन के जो है बैरल से ही आएगा और ये करेगा। ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी सैकड़ों सालों से जो प्रूवन अच्छी चीज़ है वो चल रही है। हाल के दिनों में हम लोगों ने जो आत्मसमर्पण भी काफ़ी लोग किए हैं, तो फिगर अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ आप समझ लें। और आज भी अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से कहीं तक पहुँचे तो जो भी आत्मसमर्पण करेंगे उनके लिए जो व्यवस्था है वो हर जगह प्रचारित है, इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है, पेपर में सब जाया गया है। एक चीज़ हम लोगों ने जो बदलाव किया, जिन जंगलों में हम ऑपरेशन के लिए जाते थे लड़ने के लिए, अब तकरीबन दुरूह क्षेत्र में, जो भीमबांध और चक्रबद्धा के दुरूह सबसे जो इंटीरियर जगह थे, जिसको आम भाषा में नक्सलों की मांद कह सकते हैं, उन जगहों पे हमारे कैंप बन गए। और आम रास्ता से, जैसे जीटी रोड है, गया से, औरंगाबाद से, मदनपुर से, देव से, चाहे इस साइड में अब जाएँ तो हवेली खड़गपुर से, मुंगेर से, जमुई से, इस तरह के जो लखीसराय से, उस जगह तक जाने के लिए जिस भी विभाग का रास्ता था वो रास्ता तकरीबन तैयार हो गया है या तैयारी हो रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि पहले हम वहाँ से जाते थे 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जितने दिन संभव हुआ हम लोग रहते थे, उनको देखते थे कि भाई हमारा डोमिनेशन रहे, उनका ना रहे। अब डोमिनेशन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, फोर्स बैठी हुई जी, वो नहीं बैठ सकते जी। तो सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छे जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा अगर आप दर्शकों को कोई छोटा संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। दर्शकों को मैं अपनी बात क्या कहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
संविधान बना था तो संविधान का जब पूरी तैयारी हो गई तो उन्होंने जो भाषण दिया था वो बड़ा अच्छा, एक सीरियल भी शायद श्याम बेनेगल जी ने बनाया है, राज्यसभा टीवी पे आता था। उसमें अंबेडकर जी का भाषण आप सुन भी सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, कहीं भी सब जगह उपलब्ध। उन्होंने कहा भाई आज तक आप लड़ रहे थे किसी से, क्योंकि अंग्रेज़ था जो हमें सता रहा था, हमें गुलाम बनाया हुआ था। अब जबकि हम लोगों ने संविधान बना लिया है, अब जो है संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ही संघर्ष होगा। अगर आप किसी व्यवस्था से खुश नहीं हैं, आप किसी व्यवस्था से दुखी है, तो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, अनार्म्ड व आर्म्ड स्ट्रगल करने का कोई गुंजाइश नहीं है संविधान में। हम हथियार उठा लेंगे किसी के खिलाफ, ये चीज़ नहीं है। तो जो हथियार उठाने का सोच रहे हैं, जो क्रिमिनल माइंड की तरफ सोच रहे हैं, ये इस देश की व्यवस्था, इस संवैधानिक व्यवस्था को उनको जरूर समझ में आना चाहिए कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। उसके लिए सारे तंत्र मिलकर के उसको किसी न किसी तरह उसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म करना ही पड़ेगा एक अच्छे खासे डेमोक्रेटिक देश को, जो है लोकतांत्रिक देश को अच्छे से चलाने के लिए। तो उधर किसी का भटकाव कहीं गलती से भी जा रहा हो तो उधर ना जाए। सरकार की व्यवस्था में, सरकार के स्कीम में इतने सारे जो चीज़ है उस व्यवस्था में जाएं। आप अपने आप को उस कुशल, जो कौशल विकास की तरफ से अपने आप को स्किल्ड करें, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपने ज्ञान को इतना बढ़ा ले कि आपको अपने क्षमता के मुताबिक आपको उस तरह का काम मिल जाए, और देश के विकास में उसमें मदद जरूर करें, उसमें अपना योगदान करें। ये सबसे अच्छा होगा। यही मैं हर व्यक्ति से हाथ जोड़ करके अपील है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी नक्सलवाद की दी और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं नक्सलवाद को रोकने के लिए, उसके बारे में तमाम जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय हिंद। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद की और उन सारे प्रयास की चर्चा की जो सरकार के द्वारा की जाती है। जो लोग भटकाव के कारण नक्सलवाद के आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, सरकार किन प्रयास के ज़रिए उनको वापस लाने की कोशिश करती है, जो उनकी नीति होती है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।